जय हिंद आप सभी को, हमारे यूट्यूब फैमिली को। तो हम आज क्या प्रैक्टिस से शुरू कर रहे हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? बिहार पुलिस मिशन 2026 के लिए रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो चलेगा किस पब्लिकेशन का चलेगा? रुकमनी का। रुकमनी का जो पब्लिकेशन है उसमें जीके जी है, जितने भी जीके जी का क्वेश्चन होगा सब प्रैक्टिस सेट में चलेगा। तो प्रैक्टिस सेट आज क्या है? प्रैक्टिस सेट एक है। क्या है? इसका मिशन यही है, अब की बार वर्दी हमार। क्या है? अब की बार वर्दी हमार। जरूरी है भाई। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या फायदा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग क्या देखते हैं कि कितना स्कोर आप लोग इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम क्या चलेंगे? बिहार पुलिस, जो कि किसका? मद निषेध के किसका चलेगा? मद निषेध सिपाही कक्षपाल, जो कि बुक रुकमनी पब्लिकेशन का है। और इसका एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? जून में। कब है इसका एग्जाम? जून में है। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। कितना? 25 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अभी हम बात करेंगे कितना? 50 क्वेश्चन के बात करेंगे। 50 क्वेश्चन सेट एक में बात करेंगे। आप लोग देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग का सही जवाब देते हैं, तब तो प्रैक्टिस सेट होता है ना। प्रैक्टिस सेट का मतलब हुआ कि किस विषय में मेरा कमजोरी है उस विषय को सही करें। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाते हैं, आज से शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एक नंबर से। ठीक है? और ऐसा बात नहीं, हम इसमें ओरिजिनल पीडीएफ रखे हैं। ओरिजिनल सब कुछ दिखे यहाँ पे, जैसे सब कुछ दिया गया है ना, ओरिजिनल रख के इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद देखिए सेट वन इसका 50 क्वेश्चन चलेगा। और मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही की भर्ती के लिए चलेगा। उसी का प्रैक्टिस सेट है। और किसका है? रुकमनी पब्लिकेशन का है। किस पब्लिकेशन का है? रुकमनी पब्लिकेशन का है। तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन एक से चल लेंगे। और क्वेश्चन एक जो चलेंगे इसका पूरा बताएंगे, ऑप्शन सभी ऑप्शन का विश्लेषण करते हुए चलेंगे, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए उसके एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। यानी कि तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज, क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ऑप्शन ए कह रहा है 1890, ऑप्शन बी कह रहा है 1928, 18 सी कह रहा है कि 1830, डी कह रहा है 1828। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारा कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की हमारा स्थापना हुआ था, ऑप्शन डी है आंसर सही है। क्या? ऑप्शन डी 1828। और बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्या किसने था, तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन मोहन राय ने किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अब ब्रह्म समाज की स्थापना मतलब किसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग जानते हैं तो बताइएगा कमेंट में। तो ब्रह्म समाज की मुख्य उद्देश्य था क्या कि हिंदू धर्म का क्या करना था? सुधार लाना था। हिंदू धर्म में सुधार लाना था। सभी धर्मों की इच्छाओं के अपना मूर्ति पूजा ये सब वगैरह सब ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बताया गया था। अब ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रह्म समाज का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। तो अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया पूरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार की मुखिया कहा जाता है? मतलब लोकसभा एक सांसद की प्रणाली है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं क्या होते हैं? हमारे सांसद होते हैं। तो वही पूछ रहा है, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार की मुखिया, मतलब संसद की पूरा मुखिया कौन होती है? दिमाग लगाइए। राष्ट्रपति होता है, सदन के अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री? क्या राष्ट्रपति हो सकता है लोकसभा का मुखिया? ये तो भाई नहीं हो सकता राष्ट्रपति। उसके बाद संसद का अध्यक्ष हो सकता है? नहीं। मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकता है। पहले ऑप्शन छांटने के लिए सीखिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन मार सकेगा। तो अब बचा मेरा कौन सा ऑप्शन? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उसका पूरा मेन हेडिंग काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है।
तो प्रधानमंत्री लोकसभा की क्या होती है, मुखिया होता है, लोकसभा का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री भी लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा का मुखिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि भारत भारत किस राज्य में, क्या बोल रहा है, भारत भारत किस राज्य में मरमन नागा जनजाति, क्या मरमन नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन बी कह रहा है नागालैंड, सी मणिपुर, चौथा हरियाणा। तो मर्रम नागा जनजाति जो पाई जाती है किस राज्य में हमारा पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। मणिपुर में हमारा ये जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से वहीं पे हमारा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा ही नहीं थी। मूल संविधान में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या भाग 4 के क यानी कि अनुच्छेद 51 के क में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन बोल रहा है कि उस समय 10 था, लेकिन 11वां को कब जोड़ा गया? 11वां को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या था? 11वां जो है मौलिक कर्तव्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष, कितना, 6 से 14 वर्ष की बच्चों की आयु का माता पिता संरक्षण या कर्तव्य होगा कि स्वयं उसको बच्चे को क्या करे, शिक्षा प्राप्त करवाएं। 6 से 14 वर्ष की बच्चे को या माता पिता का जिम्मेवारी होगा, बोल रहा है। तो केमो संविधान 2002 किस वर्ष शामिल किया गया था? 11वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा? 86वां। याद रखना कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताइए। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, केरल में है या सिक्किम में? किस राज्य में हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। इसको हम क्या कहते हैं? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या जीव मंडल भी आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन क्या बता, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुआ था? भारत में सबसे पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुआ था? बता सकते हैं आप लोग? 1987 में, 1983 में, 1985 में, 1981 में। भारत में हमारी पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष कब था? बताइए। भारत का प्रथम जनगणना वर्ष, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या हो जाएगा? डी। 1881 में पूर्ण जनगणना हुआ था, लेकिन भारत की प्रथम वर्ष जनगणना कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था हमारा भारत का प्रथम जनगणना। ठीक है। 1981 में हमारा पूर्ण जनगणना किसके समय हुआ था? 81 में जो पूर्ण जनगणना हुआ किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। और इसने कैसी जनगणना किया था? दशकीय जनगणना। कैसी जनगणना? दशकीय जनगणना किया था। कैसी जनगणना? दशकीय जनगणना किया था। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और जनगणना 2011 में भारत की कौन जनगणना हुआ था? अभी तो फिलहाल हम लोग को 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछता है। तो 2011 की जनगणना जो था वो कैमो जनगणना था, तो 15वां जनगणना था। याद रखना है कौन सा था? 15वां जनगणना था हमारा। चलिए ठीक है। और उसके बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहली, 6 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग 7 नंबर पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में त्राइन युद्ध के
येलो दोज को हराया था। किसको? येलो दोज। किसको हराया था? येलो दोज को हराया था। किस युद्ध में येलो दोज को हराया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन कर रहा है रुकनुद्दीन, बहराम शाह, मतलब किसने 1215 ईस्वी में ट्राइन युद्ध को येलो दोज को हराया था? सलाउद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन मोहम्मद? तो किसने हराया था हमारे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर कह रहा है, भारत में वनों की प्रकार, भारत में वनों की क्या प्रकार के संदर्भ में आबनूस या महोगनी और शीशम, क्या शीशम के वृक्ष डैश में पाया जाता है? किस प्रकार की जो वन है, जो आबनूस और क्या आबनूस महोगी और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय वन। तो बताइए किस प्रकार के वनों में हमारा ये सब वृक्ष पाया जाएगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में इसलिए पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। 200 सेंटीमीटर से यहाँ क्या होता है? अधिक वर्षा होता है। अधिक वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ क्या होता है? वर्षा होता है। इसलिए इस प्रकार के वन पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्य क्षेत्र क्या होगा? कौन कौन सा मुख्य क्षेत्र होगा? हमारा देखिए पश्चिमी घाट, भारत का क्या होगा? पश्चिमी घाट। भारत का क्या होगा? ये हमारा पश्चिमी घाट वाला होगा। कौन सा होगा? ये हमारा पश्चिमी घाट वाला होगा। पश्चिमी घाट वाला हमारा होगा भारत का। इसमें क्या क्या होगा? शिलोंग पठार भी हो जाएगा और उसके बाद अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह हो जाएगा और लक्षद्वीप भी होगा, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। 200 सेंटीमीटर इस प्रकार के जगह पे हमारा क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत क्या बोल रहा है? भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो इसका जो है पूरा पहले क्वेश्चन को ला लेते हैं और अब बताइएगा कौन सा सही है भारत के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज ने भारत में मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़े थे। क्या यह बात सही है कि अंग्रेज ने भारत के मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे? आप लोग बताइए क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेज भारत में मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1899 में उत्तरी सरकारी अप्रबंध बदलने की हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद में शासन किया था। नहीं, ये क्या है? बिल्कुल बात गलत है। क्या बिल्कुल गलत है? ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम पर युद्ध मारा गया था। बिल्कुल बात क्या है? सही बोल रहा है। या क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही बोल रहा है। 3। तो हमारे आंसर कौन सा होगा? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो सही कौन होगा? 1 और 3। सही कौन होगा? 1 और 3। 1 और 3। और प्रमुख प्रमुख जो घटनाएं हुई थी वो आप लोग को बता देते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? बताइए। प्रथम आंग्ल क्या बोले? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके कहाँ तक चला था? 1769 तक चला था। कहाँ तक चला था? 1769 तक चला था। और दूसरी आंग्ल मैसूर कहाँ से कब तक चला था? 1780 से लेके 1784 तक। कहाँ से कब तक? 1784 तक चला था। ठीक है, और तीसरा कब चला था? द्वितीय आंग्ल मैसूर हो गया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से कब से? 1790 से लेके
1792 तक। कब तक? 1792 तक चला था। और उसके बाद चौथा कब चला था? चौथा चौथा कब चला था? 1799 तक। 92 से लेकर 99 तक चला था मैसूर युद्ध। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य, क्या हिंदी हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संकारितिया या विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। क्या होगा ऑप्शन डी? क्वेश्चन डी का आंसर क्या होगा बताइए? ये किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का भूमिका लेखक कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी था। साखी 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साखी शब्द रेमानी किसकी रचना थी? साखी शब्द रेमानी किसकी रचना थी? साखी शब्द रेमानी दादू, कबीर या रघुदास या गुरुग्राम, किसकी रचना थी बताइए आप लोग? तो ये किसकी रचना थी? ऑप्शन नंबर बी की। किसकी था? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। आंसर हमारा क्या है? कबीर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर बोल रहा है कि पुरानी पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था बताइए? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 कर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। ठीक है, और अब ऑप्शन नंबर 13 पे चलते हैं। ये क्या मैथ है? मैथ को हम क्या करेंगे? स्किप करते हुए चलेंगे। मैथ को क्या करेंगे? स्किप करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, और 13 नंबर तक हो गया। अब हम लोग चलेंगे 14 पे। 14 क्या बोल रहा है? मैथ जितना होगा हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे, उसको एक अलग वीडियो में ही पढ़ेंगे। मैथ को स्किप कीजिए, ठीक है, उसको अलग पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 16 से हम लोग चलते हैं। क्या 16 से? 16 बोल रहा है कि परमाणु परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। किसका? परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल का अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए स्थिर होता है क्योंकि नाभिक के परित घूमने वाली त्वरण इलेक्ट्रॉन का नाभिक में होंगे। क्या होगा बताइए? नाभिक में डायस होंगे। क्या होगा? रेखीय होगा। परमाणु के रदरफोर्ड, क्या बोल रहे हैं? परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक मॉडल, क्या बोल रहे हैं? नाभिक मॉडल अनुमान लगाया परमाणु इसलिए स्थिर होता है। किसलिए स्थिर होता है? क्योंकि नाभिक में प्रेरित घूमने वाली त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होता है। क्या होता है? क्या होता है? हमारा सर्कुलर कार होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? सर्कुलर कार होता है। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लगातार त्वरित होता है, क्योंकि उनकी दिशा बदलती रहती है। क्या होती रहती है? उसकी दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए। हमेशा ना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसलिए वह क्या करता है? उसका हमेशा ऊर्जा खत्म होता रहता है। ठीक है, उसके बाद 17 बोलता है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको क्या चुनना है? गलत है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। लेंस द्वारा, किसके द्वारा? लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंदु दूरी को प्रतिबिंब दूरी से संबंधित होंगे। बिल्कुल बात सही है। सड़क सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कांच के रूप में भी जाना जाता है। सड़क सूक्ष्मदर्शी का उदाहरण क्या जाना जाता है? कांच के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद तरह माध्यम का अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? माध्यम का परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है। ठीक बात बोल रहे हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाले, लेंस जो केंद्र से गुजरेगा वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्षांश समांतर निकलती है। ये बात क्या बोल रहे हैं? गलत बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? गलत बात है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि उसने पूछा क्या है? गलत कथन को चुनिए।
गलत कथन को ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। कैन से गुजरने वाली किरण उत्तलने के प्रति समांतर निकलेगी, नहीं, कैन से निकलने वाली क्या, क्यों गलत हुआ ये कि प्रकाशित कैन से गुजरने वाली किरण विचलित नहीं होती है, ना ही मुख अक्षांश के समांतर होती है। ये क्या बोल रहा है, मुख अक्षांश के समांतर होती है, यही बात गलत बोल रहा है। और जब लेंस प्रकाशित कैन से गुजरता है, ना वो क्या होता है, विचलित होता है, सीधे चले जाता है, ना विचलित होता है और ना ही समांतर होता है। ठीक है, तो अब इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, किसकी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का जो हमारी ऊर्जा होती है उसका गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, मतलब कि गैर पारंपरिक स्रोत। तो प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है, कोयला है या सौर ऊर्जा है, बताइए क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या करा, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला और सौर ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। ये क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस हमारा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं, हमारे पास मिलता है, कोयला भी मिलता है, कच्चा तेल भी मिलता है, इसलिए सौर ऊर्जा क्या है, हमारा गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है। 19 क्वेश्चन कहता है कि वृत्ताकार पथ पे, किसे वृत्ताकार पथ पे गतिमान कण के रेखीय वेग स्थिर रखते हैं। देखिए वृत्ताकार एक कोई पथ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्ताकार एक पथ पे गतिमान पे एक रेखीय वेग स्थिर रखते हुए, जैसे वृत्ताकार पथ पे त्रिज्या घटती है तो अभी केंद्र बल क्या होगी, बताइए। जब ये वृत्ताकार है इसका त्रिज्या घटेगा, बात समझो, इसका त्रिज्या घटेगा तो इसका मान क्या होगा, त्रिज्या घटने पे गति का मान क्या होगा, बताइए। देखिए वेग स्थिर रखते हुए जैसे वृत्ताकार पथ पे त्रिज्या घटती तभी केंद्र पे मान क्या होगा। अवश्य बात है, जब इसकी त्रिज्या घटती जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हमारा गति मान क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। और 20 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 20 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, किसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सलामोनेला संक्रमण का एक लक्ष्य नहीं है, क्या है, लक्ष्य नहीं है। पेट में ऐंठन और प्रवाहिका, उल्टी और बुखार, बताइए कौन सी नहीं है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला, क्या, साल्मोनेला संक्रमण, साल्मोनेला क्या एक संक्रमण है का एक लक्षण नहीं है, बताइए। पेट में दर्द होना हमारा लक्षण है, प्रवाहिका भी हमारा क्या है, लक्षण है। पेट में दर्द होना क्या है हमारा लक्षण है, और प्रवाहिका क्या है, लक्षण है। बुखार भी क्या है, लक्षण है, लेकिन उल्टी क्या है, लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। सोलोमेला संक्रमण का लक्षण नीम है, कौन कौन सा है, जैसे पहला याद रखना है कि प्रवाहिका मतलब हो गया कि दस्त, जैसे जो खूनी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दस्त, खून भी आ सकता है। और दूसरा हो गया पेट में ऐंठन और दर्द, क्या, जैसे पेट में ऐंठन, ऑप्शन नंबर ए पर है ना, पेट में ऐंठन। पहले तो हमारा आंसर उल्टी सही है, क्योंकि उसके प्रवाहिका पर है, जैसे खूनी आ भी सकता है, दस्त हो सकता है और बुखार भी है। उसके बाद सर दर्द है, सोलोमेल क्या, साल्मोनेला का संक्रमण का यह क्या लक्षण है। उसके बाद मतली और उल्टी एवं भूख में कमी भी इसका क्या है, लक्षण है। लेकिन उल्टी क्या है, इसका लक्षण नहीं है, उल्टी क्या है, इसका लक्षण नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के इस्लामी, क्या बोल रहे हैं, भारत पर इस्लामी विजय विजय के बाद दिल्ली में पहली मस्जिद कुबत कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर एक क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, मोहम्मद गौरी ने करवाया था, या इल्तुतमिश ने करवाया था। तो किसने करवाया था हमारा मस्जिद का निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसमें भारत पर इस्लामी के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोहम्मद गौरी भारत
पर आक्रमण के बाद निर्मित प्रथम मस्जिद है। क्या है? मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया उसके बाद यह क्या प्रथम निर्मित मस्जिद है हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1897 कब 1897 विद्रोह में महिला की भूमिका, समझो किसकी भूमिका, महिला की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी महिला की भूमिका के बारे में बोलना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पहले तो इसका पूरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है विद्रोह में महिला को अंग्रेजी के समर्थन करने के लिए विवश किया था। क्या किया था? 1897 की जो हमारी क्रांति हो रहा था उस समय महिला की भूमिका के बारे में पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही था। ठीक है, सही कथन पूछ रहा था। विद्रोह में महिला को अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए विवश किया गया था। क्या विवश किया गया था? बताइए आप लोग। नहीं, ये बात क्या है? गलत है, विवश नहीं किया गया था। उसके बाद बी नंबर क्या बोल रहा है, महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। क्या लिया था? कथन सही पूछ रहा है कि महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। लिया था, ये बात क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि हमारी महिला लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, जैसी महिला प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये कथन क्या है? जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या गया, लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल जैसी महिला प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिल्कुल बात सही है कि भारत की महिला के निम्नलिखित में कौन सा कथन है सही? हमारा सी है। केवल झांसी की रानी नहीं, केवल झांसी की रानी नहीं, लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल जैसी महिला, और लक्ष्मी उसी को लक्ष्मीबाई बोला, झांसी की रानी कोई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सही सी हो जाएगा, आंसर सही सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और 1897 की क्रांति बहुत जगह के अलग अलग व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। सभी जगह से अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 23 का क्वेश्चन चलते। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा त्योहार, क्या बोल रहे हैं, कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है। बताइए कौन सा त्योहार, ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। तो रथ यात्रा, दीपावली, क्या दीपावली है? ऑप्शन छांटने के लिए पहले सीखिए कि कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ के लिए पूजा के लिए समर्पित है। दीपावली है? नहीं है। शिवरात्रि है तो शिव के लिए। बसंत पंचमी है तो सरस्वती पूजा के लिए। तो हमारा कौन बचा? एक, क्या बचा? एक रथ यात्रा बचा, रथ यात्रा बचा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 24 पे चलते हैं। 24 बोल रहा है कि प्रथम, क्या बोल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था। बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है 18 सितंबर 1857 में, ऑप्शन बी कह रहा है सितंबर 1860 में, और ऑप्शन सी कह रहा है सितंबर 1858 में, सितंबर 1859 में। ना देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है इसलिए क्योंकि ऑप्शन पास पास है, और कभी कभी होता है कि सितंबर याद रहता है लेकिन वर्ष याद नहीं रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में। कब? 1857 में पुनः वह कब्जा किया था। और 1897 में प्रथम स्वतंत्र अंग्रेजी पे पुनः कब्जा किया था। संघर्ष दबाने, 1857 में संघर्ष दबाने के लिए अंग्रेजी के अधिकारी जॉन निकोलस, हडसन विलियम्स, इस सबको भेजा गया था भारत में कि आप लोग जाइए और वहाँ पे क्या कीजिए, कब्जा कीजिए। उसके बाद इसी कारण हमारा क्या 1897 की विद्रोह शुरू हो गया। बहुत लोगों के जैसे विद्रोह में लड़ा गया था कि 1897 में किस लिए लड़ा गया था? अपने अपने फायदे के लिए सबको ही लड़ा गया था। किसी का छीन लिया तो कोई भी चीज अंग्रेजों ने, इसीलिए इसने प्रथम स्वतंत्रता के बाद दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कि 3 फरवरी 1925, 3 फरवरी 1925, कब 3 फरवरी 1925 भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि भारत की पहली, यही क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन
किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, बताइए। किन दो स्टेशनों के बीच चली थी हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे वीटी से लेकर कुर्ला हाईवे तक चला था। कब चला था? कुर्ला हाईवे तक चला था। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 3 फरवरी। कितना? 3 फरवरी। 3 फरवरी को। 3 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी 2025। 1925 नहीं, 1925 में भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉम्बे स्टेशन के बीच चली थी। कब चली थी? 2025 से चली थी। इलेक्ट्रिक 2025 से चली थी हमारा। 3 फरवरी 2025 को बॉम्बे बीटी से लेके कुर्ला हाईवे तक चली थी। कहाँ तक चली थी? कुर्ला हाईवे तक चली थी। ठीक है, चलिए। उसके बाद 26 क्वेश्चन कह रहा है। 26 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला हो सकता है भाई। और आप लोग जैसे 25 क्वेश्चन लगाएं, आप लोग को भी बताना है कमेंट में कि 25 में से आप लोग कितना का जवाब दिए। क्या 25 में से आप लोग कितने का जवाब दिए? आप लोग को बताना है क्या 25 में से कितना का जवाब दिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पीडीएफ। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ या तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 26 नंबर पे क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा कर सकता है क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है। तो बताइए, निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है तो हो सकता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो भी पहले होगा। पहले तो 70 साल होगा नहीं, इसको काट दीजिए, 70 साल होगा नहीं। ठीक है, इसमें तो फिर इसमें 5 वर्ष होगा ना, ऑप्शन छांटने का समझिए। 5 वर्ष इसमें होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 6 वर्ष, या तो कार्यकाल 6 वर्ष, या तो उस व्यक्ति का उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसने करता है इसका नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। चलिए ठीक है, तो अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि डाइस के नाम से जाना जाता है, बताइए। काट और दहन कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दहिया, पामाडाबी, कोमामा या बिरंगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहिया। इसका आंसर क्या होगा? दहिया हो जाएगा। दहिया, दहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में काट और धान की कृषि को। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा पठार, कौन सा पठार? मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा की जो पठार है किस नदी के उत्तर में स्थित है? इधर पूरब होता है, इधर इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो वही पूछ रहा है कि मालवा की पठार जो है हमारे किस नदी, मालवा की पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है, बताइए। नर्मदा के नदी के उत्तर में स्थित है, लूनी, ब्यास या सोन, बताइए किस नदी के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल बात सही बोल रहा है भाई कि नर्मदा नदी। किस नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी हमारा जो है ये हमारा क्या है? भारत है। भारत है। नर्मदा नदी ऐसे आती है, ऐसे आके यहाँ गिरती है। और छोटा किस मालवा का पठार कहाँ है? यहाँ है। तो भारत की मालवा की पठार यहाँ है, इसकी तरफ से। मालवा की पठार कहाँ? यहाँ है। मालवा के पठार जो यहाँ है, तो नर्मदा नदी के कहाँ है? उत्तर में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी, मालवा के पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण 29 नंबर स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की बात कर रहा है।
संतुष्टि ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किसे जोड़ा गया था बताइए? मौलिक अधिकार को, राजनीतिक निर्देशक तत्व को, उद्देशिका को, या मौलिक कर्तव्य को? स्वर्ण सिंह समिति से किस जोड़ा गया था हमारे संविधान में? तो बता दें आपको, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किसमें? 51 के क में जोड़ा गया था। और भाग 4 के क में, अभी जैसे आगे भी पढ़ चुके हैं, भाग किसका? भाग 4 के क में जोड़ा गया था। ठीक है। और एक अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में हमारे मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। और हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है हमारा? 11 है। और पहले कितना था? 10 था। 10 कितना था? 10 था। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को क्या करना? माता पिता का संरक्षण या कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा करवाना। और 21वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 11वां से मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? क्योंकि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, इसीलिए तो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ दिया गया और भाग के 4 में। तो ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1900 कितना? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य की चर्चा की बात की गई थी। ठीक है। संविधान में कितना मूल कर्तव्य की चर्चा थी? 10। ठीक है। अब ऑप्शन 11 क्या बोल थी? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला? छ ध्वनि का उच्चारण किस से होता है? छ, मुंह से बोल के दीजिए। छ कहाँ से उच्चारण हो रहा है हमको बताइए। हिंदी का क्वेश्चन है, छ कहाँ से उच्चारण हो रहा है? छ दंत से हो रहा है, ओठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, वर्तस से हो रहा है? आप बोल के देखिए, छ कहाँ से हो रहा है? तालु से हमारा उच्चारण हो रहा है। छ हम भी बोल के देख रहे हैं, तो छ कहाँ से उच्चारण हो रहा है? तालु से। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी कृति जैसी की, कौन सी कृति जैसी की है? कौन सी कृति जैसी की है? क्या है? हिंदी का क्वेश्चन है, कौन सी कृति जैसी का है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मधु मालती, या मृगावती, या कन्हावत, या अनुराग बांसुरी। बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर सही है कन्हावत। क्या है इसका आंसर? कन्हावत है। ठीक है। ऑप्शन अब क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या है? सही है आंसर सी आंसर हमारा क्या है? सही है। और 32 नंबर क्या कह रहा है? इन रचनाओं में 32 नंबर कह रहा है कि इन रचनाओं को अनेक लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए, सम्मिलित करने की बात बोल रहा है, उसके बाद सबको सम्मिलित करके मिलाते हैं। रेखाएं बोल उठी रचनाओं किसने लिखा था? रेखाएं बोल उठी रचनाओं किसने लिखा था? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने। रचनाओं बोल उठी किसने लिखा था? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने। उसके बाद अतीत के चलचित्र किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। मिलान करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का 3 कौन कौन सा है? पहले 1 का 3 इसको हटा दीजिए। जो भी ऑप्शन इसी से, इस 1 का 3 अब 2 का 1 कौन सा है? ये वाला है। ये के बोला नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो मिला लेते हैं बढ़िया से। सी का क्या होगा? सी का 5। जिंदगी मस्कानी किसकी? कन्हैयालाल विश्राम की। मिल इसका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। चलिए, इस नहीं, मिल का पत्थर किस कहाँ हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, राम कुमार वर्मा में। मिल का पत्थर कहाँ हो जाएगा? मिल का पत्थर वर्मा, मिल का पत्थर राजकुमार वर्मा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। रमेश ने जब ये यात्री शुरू करती है, तो ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन का एक अलग वीडियो ही बनाएंगे, उसमें सॉल्यूशन का साथ चलेगा। और आप लोग इस तरह वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस देते रहिए। ठीक है। आप अपने स्कोर को आजमाते रहिए, कितना हमारे पढ़ाई में कमजोरी या कितना सब कुछ है, इसमें पता चलता है टेस्ट देने में या प्रैक्टिस सेट देने में। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में
शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन या कुशिंग सिंड्रोम के कारण बनता है, जिससे परिणाम स्वरूप वजन बढ़ाता है? ऐसी कौन सी हार्मोन है जिसके कारण हमारे शरीर की क्या होती है, वजन और त्वचा पतली होती है? बताइए। वजन बढ़ता है एवं त्वचा पतली होती है, कौन से ऐसे हार्मोन है हमारे शरीर में? क्या बोल रहे हैं? कोर्टिसोल, वेसोप्रेसिन या मोल्टोटोनिन या एरिथ्रोइटिन? बताइए। इसका आंसर सही है क्या? ए नंबर। क्या? ए नंबर, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल। ठीक है। अब हम लोग 37 में बात करेंगे। हम लोग आज 50 क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ठीक है। अगले सेट में हम फिर 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 क्या कह रहा है? किसी भी धारा चालक करंट करंट क्या बोल रहा है? करंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं। किसी भी धारा चालक, धारा मतलब करंट, चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं, क्या होते हैं? आकार में अर्ध गोलाकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आकार में अर्ध गोलाकार देता है, प्रतिच्छेद होता है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होगा, यह संक्रांतित होता है। क्या होता है? बताइए। धारा जो है, किसी भी धारा चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है? संक्रांतित होता है। संक्रांति जिसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित नियमों उपयोग करके प्राप्ति की जा सकती है। जैसे दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ का क्या होता है? हथेली का नियम होता है। उसके बाद दाएं हाथ का अंगूठे का नियम भी होता है, करंट दिशा बताया जाता है, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए इसको। यदि किसी यदि किसी पिंड में एक सरल रेखा की अनुमति संदर्भ बिंदु पे सापेक्ष गति करता है, क्या करता है? सापेक्ष गति करता है, तो समय t और उसकी स्थिति x1, समय t2 x2 हो जाती है, तो इसका अंतराल दौरान पिंड का औसत कितना होगा? पिंड का औसत वेग कितना होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। 38 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग अब 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन, चलिए 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, एक वस्तु को कितना? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के उत्तल लेंस, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे बनेगा? बताइए। इसका प्रतिबिंब जो है कितने दूरी पे बनेगा? प्रतिबिंब लेंस की कितनी दूरी पे? एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। मतलब एक वस्तु यहाँ है, एक कोई वस्तु यहाँ है, तो हमारा लेंस कहाँ रखा गया? यहाँ 50 सेंटीमीटर के दूरी में रखा गया है। तो वही पूछ रहा है कि तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? तो इसको सॉल्व हमको करना पड़ेगा। उत्तल लेंस का जैसे सूत्र होता है, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f, यानी कि 1/f बराबर होता है 1/u माइनस 1/v। तो उसमें मान हमको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा बनेगा। तो इसका हम सूत्र ही बता देते हैं आप लोग को। सूत्र होता है इसका 1/f, 1/, देखिए यहाँ 1/f बराबर क्या होता है? 1/u माइनस 1/v। तो जैसे देखिए, अब हमारा यहाँ क्या दिया गया था? फोकस दूरी दिया गया था, फोकस कितना दिया गया था? हमको वेग निकालना था, वेग बराबर क्या? इसको हमारा वेग निकालना था, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1/f, इधर प्लस में है तो या किधर आएगा? माइनस में आएगा। 1/u क्या आएगा? 1/u आएगा, अब बराबर 1/v हो जाएगा। अब ये हमारा फोकस भी दिया गया था और हमारा वेग भी दिया गया था, प्रारंभिक वेग। तो इसमें बैठा के क्या कर सकते हैं? मान निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता दें क्या होगा। इसका आंसर 33.3 सेंटीमीटर होगा, 33.3 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद कह रहा है गोल गोल कृमि की संघ की समिति है, गोल कृमि की संघ की समिति है। बताइए। गोल कृमि जो है ना, एनोलिडिया, एनलिडिया,
टीनोफोरा प्ले प्लेटियोमिटीज या एक्सप्लोमिटीज, मतलब अजीब अजीब ऑप्शन है। क्वेश्चन को इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 41 की बात करें, क्वेश्चन 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटित की चर्चा है? बताइए, राज्यसभा सीटों की कौन सी अनुसूची हमारी चर्चा की गई है? छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा की गई थी, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की। चौथी अनुसूची में हमको क्या कहा गया था? राज्य की सीटों के आवंटित किए। 7वीं अनुसूची में हमारा क्या है? 7वीं अनुसूची में राष्ट्रपति संघ लोक 7वीं अनुसूची में हमारा बात किया कि 3 प्रकार की सूची है, एक संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची है। 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? SC/ST की आरक्षण की चर्चा है। ठीक है। और 42 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और न्याय प्रवृत्त, मतलब कि अनुच्छेद कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को प्रावधान केंद्रित करता है? बताइए। अनुच्छेद 42 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 42 ही करता है। अनुच्छेद 50 क्या करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। 47 क्या करता है? 47 जैसे कि पोषाहार युक्त जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य में संदर्भ में राज्य संदर्भ होगा, मतलब इसमें पोषाहार युक्त है। क्या है? पोषाहार युक्त है। हमारा पोषाहार युक्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है। 50 तो हो गया, अलग करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग करता है। ठीक है। 51 क्या करता है? 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। 47 पोषाहार युक्त करता है। चलिए अब हम चलते 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसके जिम्मेदारी होता था? मौर्य साम्राज्य में है जिले का, मतलब जो भी जिला, एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी किसके हाथ में होती थी? किसके द्वारा करती थी? प्रशासन किसके? कोषाध्यक्ष, युक्त या पुरोहित या प्रदेश से किसके अंदर में होता था? बताइए। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसके जिम्मेदारी हुआ करती थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके। तो ये हमारा प्रादेशिका होती थी। क्या होती थी? हमारा प्रादेशिका जिले की प्रशासन की प्रमुख होता था और उसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। किसके द्वारा? इसको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था, प्रादेशिका को। ठीक है। प्रादेशिका के अलावा जिले के प्रशासन में राजकों और युक्ता भी शामिल होते थे। राजकों और क्या होता था? युक्ता भी शामिल होते थे, समझ लो। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है? बताइए, कौन सी एजेंसी है जो कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है? बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय पंचवर्षीय योजना करेगा? ऑप्शन छोड़ो, नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक करेगा? नहीं करेगा। योजना आयोग करेगा? 2000 बिल्कुल करेगा। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। कौन करता है? योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है पंचवर्षीय योजना से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी, सी। उसके बाद 45 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष 22 में आरंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष 22 में आरंभ किया गया था। बताइए कब किया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास और कार्यक्रम का 22 क्षेत्र कब किया गया था आरंभ? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1980, 1982, 1985, 1981। तो इसका आंसर सही क्या है? 1982। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 बी, 1982। बी से बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, क्या ये हिमालय क्षेत्र के निश्चित लेकिन किस क्षेत्र में स्थित है। तो काराकोरम हमारा कहाँ है, उत्तरी, कहाँ है, उत्तरी, सबसे उत्तर में क्या होता है, इधर ऐसे चलता है काराकोरम, आपको बताते हैं ऐसे चलता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी। तो हमारा काराकोरम कहाँ है, उत्तर में सबसे ऊपरी उस पार में है, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में है। ऑप्शन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 47 था औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या कहलाता है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण कहलाता है, उसके बाद प्रत्यक्षता में वृद्धि कराता है, रोजगार के कम अवसर कराता है, यातायात करों का ऑप्शन कराता है, बताइए। यातायात करों में वृद्धि कहलाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा क्या हमारा, प्रत्यक्षता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, जिसमें प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करता है। उसके बाद 48 क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण में शामिल है। विकसित अर्थव्यवस्था में संयुक्त अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। क्या तीनों देश विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका तो है, ब्रिटेन भी है, ठीक है, और उसके बाद जापान भी है, यानी कि सभी है, तीनों देश है, सभी हमारा अर्थ विकास यानी अर्थव्यवस्था में विकसित है, जीडीपी में। 49 का स्थापना वर्ष, आरबीआई, इसकी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना वर्ष, जिस समय हमारी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय हमारा मुख्यालय कहाँ थी, कलकत्ता, हमारे मुख्यालय कहाँ थी, कलकत्ता थी, ठीक है, हमारे मुख्यालय कहाँ थी, कलकत्ता थी। और उसके बाद चेंज होके कहाँ चला गया था, बॉम्बे में स्थापित किया गया था, कब, बॉम्बे में, उसके बाद बॉम्बे में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 50 का है जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्या लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, गर्भ फतह का कारण मुहावरा का अर्थ क्या होता है। गर्भ फतह का कारण का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, काम आसान करना, कठिन काम करना। क्या करता है, कठिन काम करना, खून का प्यासा नहीं, काम आसान करना, तो गर्त को फतेह करना, तो काम कठिन करना, क्या काम करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना सही किए, 50 में से कितना आप लोग सही किए, आप लोग बताइएगा। और अपना अगर इसको देखिए किस सब्जेक्ट में हमारा मतलब किस टॉपिक के रिलेटेड में हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा, उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस में नंबर बढ़ाइए, ठीक है। 50 में बहुत जरूरी है भाई प्रैक्टिस सेट लगाना, और प्रैक्टिस सेट एक रामबाण शामिल होता है, ठीक है। तो आप लोग चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक, और इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा हर हर शाम में, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप लोग को।